के बारे में एक बहुत ज़बरदस्त किस्म से हमें इंफॉर्मेशन मिल गई है। थोड़ा सा डोमेन स्पेसिफिक होकर मज़ीद बात कर लेते हैं कि LLM किस तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में और कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड के स्टूडेंट को मज़ीद उनको हेल्पफुल हो रहा है। तो इसके लिए हमारे पास जो स्पीकर मौजूद हैं वो हैं हुज़ैफा कामरान। इनका इंट्रोडक्शन में करा दो चलो। ही इज़ अ डेटा इंजीनियर एट TMC Telemarks Consulting, having 4 years of industrial experience. He is a specialist in crafting conversational user experience chatbot, having extensive development exposure in Dialogflow and LLM. इनके बारे में एक और बात ये कि ये हमारे कराची AI के एलुमनस भी हैं और हमारे कराची AI के ऑप्स टीम के एक्टिव मेंबर भी हैं। तो प्लीज़ वेलकम हुज़ैफा। मेरा नाम हुज़ैफा कामरान है, जैसे तौकीर ने बताया, और मैं TMC में एज अ डेटा इंजीनियर काम करता हूँ। इसके साथ साथ मैं 3 से 4 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ फाइवर और अपवर्क पे, जहाँ पे मैं चैटबॉट डेवलपमेंट और API इंटीग्रेशन और डेटाबेस डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ, और इसके अलावा कराची की ऑपरेशन टीम का पार्ट हूँ। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था। तो आज हम जो जिस टॉक में बात करेंगे वो ये है कि हम जनरेटिव AI को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कैसे यूज़ कर सकते हैं और हम इनको यूज़ करते हुए अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो आपने देखा पिछली टॉक में कि LLMs किस तरह काम करते हैं, और LLMs को आप जानते हो शायद कंटेंट जनरेशन के हवाले से, या आपने ChatGPT को यूज़ किया हो शायद ईमेल लिखवाने के लिए या रेज्यूमे बिल्ड करवाने के लिए अपना। लेकिन LLM जो है वो सिर्फ हमारे लिए टेक्स्ट जनरेट नहीं करते, वो सिर्फ कंटेंट जनरेशन नहीं करते हमारे लिए। आवाज़ आ रही? तो वो हमारे लिए सिर्फ कंटेंट जनरेशन नहीं करते, बल्कि हम LLMs को यूज़ करते हुए कोड जनरेशन भी करवा सकते हैं। तो उसी हवाले से कुछ LLMs हैं जिनको यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है। तो हमने पिछली टॉक में ये देखा कि LLMs हमारे लिए टेक्स्ट किस तरह जनरेट करते हैं कि वो अपने आने वाले नेक्स्ट बेस्ट टोकन को प्रेडिक्ट करते हैं बेस्ड ऑन देयर लर्निंग, जो भी उन्होंने देखा होता है या सीखा होता है। तो इसी तरह से और इसी बेसिस पे वो एक बहुत अच्छा कंटेंट भी जनरेट कर पाते हैं। तो इसी तरह से कोड जनरेशन भी एक ऐसा प्रॉब्लम है जहाँ पे चीज़ें जब लिखी जाती हैं तो उनका एक लॉजिकल फ्लो होता है, और उसी हवाले से LLMs, बहुत सारे ऐसे LLMs हैं जो कोड जनरेशन के हवाले से ट्रेन किए गए हैं। उनको एक स्पेशलाइज्ड डेटा सेट पे ट्रेन किया जाता है, जिनमें स्टैक ओवरफ्लो के क्वेश्चन और टॉप रेटेड आंसर्स का एक डेटा सेट होता है। इसके अलावा टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन शामिल होती हैं और दुनिया की बेहतरीन रिपोजिटरी शामिल होती है, जिन पे इन LLMs मॉडल्स को ट्रेन किया जाता है और ये अपनी लर्निंग करते हैं। तो और इसी हवाले से कुछ दिनों पहले स्टैक ओवरफ्लो ने एक स्टडी अपने केसेस भी दिए थे, जिनमें उन्होंने बताया था कि इन LLMs ने हमारे डेटा सेट के ऊपर ट्रेनिंग करी हुई है। तो उसके हवाले से उन्होंने केसेस भी दिए हुए थे। तो ऐसा ही होता है कि उस स्टैक ओवरफ्लो के क्वेश्चन और टॉप रेटेड आंसर का एक डेटा सेट बनता है, जिन पर ये मॉडल्स अपनी लर्निंग करते हैं और फिर हमें आंसर्स प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अब LLMs हमारे लिए कोड तो जनरेट कर देंगे, बट क्या हमको ये सब काम करवाने के लिए ChatGPT की स्क्रीन पे जाना पड़ेगा, या हम जिन जगहों पे काम करते हैं वो सारे टूल्स ही अपग्रेड हो जाएंगे, और जिन IDs और जिन कोड एडिटर्स में हम काम करते हैं वो सब चीज़ें स्मार्ट हो जाएंगी? तो ये स्क्रीन से तो हम सब वाकिफ हैं ChatGPT की, जिसको हम यूज़ करते हैं अपने चीज़ें पूछने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन लिखवाने के लिए। API डॉक्यूमेंटेशन हो गई, वो कोड में कमेंट्स डलवाने हो गए, या फंक्शन के डॉग स्ट्रिंग हो गए, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। बट और एक तरीके से मिनी स्टैक ओवरफ्लो के तौर पे काम करता है हमारे लिए, बट वहाँ पे शायद प्रॉब्लम ये होती है कि आपको आपका सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन ढूंढने में शायद थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पे एक ही विंडो के अंदर आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। हाउएवर यहाँ भी हेलुसिनेशन का एक फैक्टर मौजूद होता है, जिसकी वजह से अगर आपको 80% भी कोड समझ में आता है तो आपको एक इंस्पिरेशन मिल जाती है और एक आइडिया हो जाता है कि चीज़ें किस तरह वर्क करेंगी, और इवन हम यहीं पे उसको डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स पास करके भी अपना सॉल्यूशन हासिल कर लेते हैं।
तो इसके हवाले से एक डिटेल सेशन, एक डिटेल वर्कशॉप हमने पिछले रमज़ान करवाई थी कराची आई में, जिसमें हमने बताया था कि ओपन एआई की एपीआईज को यूज़ करते हुए आप किस तरह सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बना सकते हैं और इसको और उसमें टोकन्स और बाकी सारी चीज़ें जो अभी बताई हमें सर ने वो किस तरह वर्क करती हैं, प्रॉम्प्टिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज़ें उधर मेंशन है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कराची के यूट्यूब चैनल पे जाके रमज़ान स्किल सीरीज 2023 के नाम से प्लेलिस्ट होगी, उसको एक्सेस करिएगा तो आपको वो सारी वर्कशॉप मिल जाएंगी। अच्छा जी, तो ये यहाँ पे एक वीडियो है जहाँ पे आप देख रहे हैं कोड एडिटर है जिसने सिर्फ एक फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है और उस फंक्शन के अंदर जब हम डॉग स्ट्रिंग लिखते हैं और ये एक इंस्ट्रक्शन है बेसिकली जो हम बोलते हैं चैट जीपीटी को या एलएलएम मॉडल को कि ये एक इंस्ट्रक्शन है और इसके हवाले से मुझे कोड जनरेट करके ला के दो। तो अभी क्या होता है, जो आप कोड एडिटर यूज करते हैं उसमें जब आप कंट्रोल स्पेस प्रेस करते हैं तो वो आपको वेरिएबल खोल के दे देता है, वेरिएबल की पूरी डिस्क्रिप्शन दे देता है। बट अब क्या होता है कि वो आपसे पूछता है कि वेरिएबल को खोलना है या मुझे एलएलएम के पास जाना है, और अगर आप उसको बोलते हो कि एलएलएम के पास जाना है तो वो फिर किसी एलएलएम के पास जाएगा और वो उसका सॉल्यूशन लेके आके आपको यहाँ पे कोड जनरेट करके लाके दे देगा। तो ये एलएलएम स्मार्ट होते हैं जो अपने आने वाले नेक्स्ट बेस्ट टोकन को प्रेडिक्ट कर देते हैं, इसी तरह से ये कंटेंट भी जनरेट करते हैं और इसी तरह से कोड भी जनरेट कर पाते हैं। अच्छा जी, जब से चैट जीपीटी रिलीज हुआ है स्टैक ओवरफ्लो का ऑलमोस्ट सारा ट्रैफिक जो है वो चैट जीपीटी की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि लोगों को अब उनके सारे सॉल्यूशन एक ही विंडो के अंदर मिलने लगे और जो टाइम उनको वहां पे लगता था वो उससे काफी कम टाइम में अपने सारे सॉल्यूशन चैट जीपीटी से हासिल कर लेते थे। तो इस चीज को स्टैक ओवरफ्लो ने देखा और एनालाइज किया और उन्होंने बोला कि अब हम भी अपने डाटा सेट को एक एलएलएम मॉडल के हवाले करेंगे और हम भी एलएलएम को एक अपने डाटा सेट पर ट्रेन करेंगे ताकि आपको आपका सॉल्यूशन ढूंढने में टाइम न लगे और आप अपना क्वेश्चन सर्च करें और आपको आंसर मिले। तो उसी हवाले से accurate knowledge. Search and question asking will evolve to provide you with instant summarized solutions with citations to sources aggregated by generative AI. Plus, the option to ask follow-up questions in a chat-like format. अब आप बोलेंगे कि ये काम तो सारा चैट जीपीटी भी करके दे रहे हैं आपको, तो हम इसको भी यूज करें। तो जो स्टैक ओवरफ्लो ने आपको एक फीचर दिया है वो ये दिया है कि वो आपको साथ साथ रेफरेंस स्ट्रिंग भी देता है कि वो ये बताता है कि जो उसने आंसर उठाए हैं वो कौन सी लिंक से उठाए हैं और वो कहाँ से उठाए हैं। वेयर एज चैट जीपीटी जो है वो आपको सॉल्यूशन तो प्रोवाइड करता है बट वो ये नहीं बताता कि उसने आंसर कहाँ से उठाया है, ताकि अगर ये कभी हेलुसिनेट कर भी जाए तो आप उन लिंक्स पे जाके डायरेक्ट राइट सॉल्यूशन की तरफ नेविगेट कर सकें। तो ये बहुत अच्छा फीचर है जिसको स्टैक ओवरफ्लो ने नोटिस किया और वो वेट किया। अच्छा, अभी कुछ अर्सा पहले तक हमारे जहनों में बिल्कुल नहीं था कि हम अपने कोड बेस से भी बात कर सकेंगे, यानी कि जो हम कोड अपने कोड एडिटर में लिखते हैं हम उससे बात कर सकते हैं। हमें कोई चीज़ पूछनी हो या हमें ये देखना हो कि इसमें क्रेडेंशियल्स कहाँ यूज हुए हैं, वो सारी चीज़ें हम किसी एलएलएम मॉडल से करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक प्रॉम्प्ट इनपुट है जहाँ पे आपने अपनी क्यूरी डाली, प्रॉम्प्ट डाला कि मुझे मेरे कोड में से ये फंक्शन निकाल के दे दो, तो वो आपको बता रहे हैं कि आपके कोड में ये फंक्शन कहाँ पे मौजूद है, वो फंक्शन क्या है उसने वो बताया आपको, और इससे रिलेटेड आप मजीद चीजें अपने कोड बेस से रिलेटेड पूछ सकते हैं। बट ये सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं, ना सिर्फ आप इससे अपने कोड बेस से रिलेटेड चीजें पूछ सकते हैं बट चूंकि एलएलएम्स की अपनी भी एक नॉलेज होती है, उन्होंने जिस तरह हमने डिस्कस किया कि ये किस तरह ट्रेन होते हैं कोड जनरेट करने के लिए, तो हम इससे और भी चीजें करवा सकते हैं। ना सिर्फ हम अपने कोड बेस से बात करवा सकते हैं बल्कि हमें कोई फीचर ऐड करवाना हुआ अपने फंक्शन में या हमें बोलना हुआ कि मेरा एक फंक्शन है जिसमें 2 पैरामीटर होते हैं, इसमें तीसरा पैरामीटर भी ऐड कर दो, तो वो ये सारे काम हमारे लिए कर देगा। अच्छा, अभी तक हमने देखा कि हमें कोड में असिस्टेंस कैसे मिल रही है, हम अपने नॉलेज बेस से किस तरह बात कर रहे हैं और हम अपने कोड को किस तरह एक्सप्लोर कर रहे हैं। बट अब हम जिस एरिया की तरफ बात करने जा रहे हैं वो है कि हम जहाँ पे पूरा का पूरा कोड ही खुद लिखा जाएगा। तो जो मैं वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ लेटेस्ट वीडियो जो सर ने बताई कि जीपीटी 4 विजन से पावर्ड है, जिसे मल्टी मॉडल एआई कहते हैं। तो जीपीटी 4 विजन चैट जीपीटी का एक नेक्स्ट वर्जन है जिसमें आप ना सिर्फ टेक्सचुअल फॉर्म में इनपुट डाल सकते हैं बल्कि इमेज के साथ साथ वॉइस और इस ऑडियो फॉर्म में भी इनपुट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैंने एक इमेज डाली जिसमें एक यूआई बनी हुई है
और उसको एक प्रॉम्प्ट पास किया कि इस यूआई को क्रिएट करना, और इसको क्रिएट करना टेलविड सीएसएस को यूज करते हुए। तो आप अपनी स्पेसिफिक लाइब्रेरी, अपनी स्पेसिफिक लैंग्वेज भी मेंशन कर सकते हैं कि आपको किस में कोड चाहिए। अब वो आपके पास कोड जनरेट करके दे दिया उसने, मैंने यहाँ से कोड कॉपी किया और मैं अपने कोड एडिटर में जाके उसको पेस्ट कर दिया और रन कर दिया। तो मेरे पास जो एक यूआई में एप्लीकेशन बनी हुई थी, वो उसने मुझे रन टाइम पे एक एप्लीकेशन क्रिएट करके दे दी और वो रनिंग कंडीशन में आ गई मेरे पास। तो वो जो बॉयलर प्लेट कोड हमें लिखना पड़ता था, हम उससे भी बच गए, और जो काम शायद जूनियर डेवलपर का था वो भी जाके अब अपग्रेड होने जा रहा है, और वो जूनियर डेवलपर भी शायद आगे जाके इंटरमीडिएट डेवलपर का काम कर रहे होंगे, और इंटरमीडिएट डेवलपर अपना आगे और एडवांस काम कर रहे होंगे। अच्छा, बात आती है कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हम तो बड़े हैं और हमारी तो नौकरी कहीं नहीं जाती, और हम तो रिएक्ट के कंपोनेंट्स लिखते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है जो रिएक्ट पे काम करते हैं, और अगर आप रिएक्ट पे काम करते हैं तो उस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ी टेंशन शुरू हो जाएगी। तो ये आपके सामने वर्सल की V0 है। तो यहाँ पे आपने उसको एक प्रॉम्प्ट पास किया कि मुझे एक ईमेल की एप्लीकेशन बना के दे दो। उसने 3 सैंपल दिए, आपने कोई सैंपल सिलेक्ट किया। अब इसमें एडिटिंग कितनी आसान है कि आपने जिस एरिया को एडिट करना है उसको सेलेक्ट करके वहां पे प्रॉम्प्ट खुलता है, और वहां पे आपने सिर्फ प्रॉम्प्ट देना, तो सारा गेम आप प्रॉम्प्टिंग पे चला गया। आपने कोई कोडिंग नहीं करनी, यहाँ पे आपने सिर्फ उसको प्रॉम्प्ट पास किया कि इसका बैकग्राउंड चेंज कर दो, इसका कलर चेंज कर दो, और आखिरी में कोड में जाके क्लिक किया तो ये रिएक्ट का कोड आ गया आपके पास। अब आप इस रिएक्ट के कोड को यूज करें अपने कंपोनेंट्स में, और ये एप्लीकेशन आपके लिए रनिंग कंडीशन में। अब ऐसे बहुत सारे काम होते हैं हमारे पास जो हम अपने जूनियर डेवलपर से करवा रहे होते हैं, जिसमें ये होता है कि हम फंक्शन के डॉग स्ट्रिंग लिखवा रहे हों, या हम कोड में कमेंट्स डलवा रहे हों, या बॉयलर प्लेट कोड लिखना हो गया। और ऐसे बहुत सारे मेंटेन टास्क होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बाय पार्ट होते हैं, कोर प्रोडक्ट नहीं होते। देखिए, सॉफ्टवेयर बनाना हमारा काम है, बट हमें यूनिट टेस्ट लिखने पड़ते हैं क्योंकि कोड को टेस्ट करना है, और हमें चेक करना पड़ता है कि यूज केसेस के मुताबिक हमारा कोड चल रहा है नहीं। तो हम चाहते हैं कि ऐसा एलएलएम हो या जनरेटिव एआई कोई ऐसा काम कर दे हमारे लिए कि वो यूनिट टेस्ट को खुद ही जनरेट करे, और जो वहाँ पे टाइम ज़ाया कर रहे हैं उसको बचा के कहीं अच्छी जगह पे लगाएं। तो उसके लिए ये एक वीडियो है। इसने यहाँ पे खुद ही यूनिट टेस्ट जनरेट किए, खुद ही टेस्ट भी कर लिए कि कितने पास हुए और कितने फेल हुए, और अब जो टेस्ट फेल हुए उसका एक इंटरेक्टिव वॉक थ्रू करवा रहा है कि कहाँ कहाँ वो फेल हुए, किस वजह से फेल हुए, और बेसिकली किस कोड एरिया की वजह से वो फेल हुए। तो यूनिट टेस्ट भी जो है वो जनरेटिव एआई ने हमारे लिए ऑटोमेट कर दिया। अच्छा, यूनिट टेस्ट के बाद आता है कि अक्सर कोड रिव्यू करना पड़ता है आपको किसी जूनियर डेवलपर को, या अपना कोड रिव्यू करने के लिए देना पड़ता है किसी सीनियर डेवलपर को। तो आप चाहते हैं कि बीच में कोई एक ऐसा सीनियर डेवलपर हो जो कि मेरा कोड रिव्यू कर ले, क्योंकि मेरा सीनियर जो है वो मुझे बहुत बातें सुनाते हैं। तो उससे बचने के लिए कोई अगर जनरेटिव एआई हमारे लिए ये काम भी कर दे कि वो हमारा कोड रिव्यू कर ले तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो वो काम भी जनरेटिव एआई ने आपके लिए कर दिया। तो आपने देखा कि आपने कोड को सबमिट किया गिटहब पे, ठीक है, उसने वहीं पे कोड को चेक किया और आपको बता दिया कि कितने बग्स हैं आपके कोड में जिसको फिक्स करने की जरूरत है। तो कोड रिव्यू भी अब ऑटोमेट हो गया, और शायद 1.5 साल 2 साल बाद जो है आपके सीनियर भी इसी तरह कोड रिव्यू कर रहे होंगे, लेकिन आपको शायद कोई बताएगा नहीं। अच्छा जी, फिर एक चीज आती है बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, जो सबसे ज्यादा बुरी चीज लगती है वो ये कि भाई एक तो इतनी मुश्किलों से कोड लिखा, उसके बाद यूनिट टेस्ट भी लिख लिए, अब डॉक्यूमेंटेशन भी खुद लिखेंगे। तो जनरेटिव एआई अगर कुछ ऐसा भी करते कि वो डॉग स्ट्रिंग में कोड डिफाइन करते तो हम अपना टाइम और बचा लें, तो जनरेटिव एआई ने बोला हम ये भी कर देंगे आपके लिए। तो यहाँ पे आप देखें कि फंक्शन को सिर्फ सेलेक्ट कर रहे हैं और जनरेट डॉग्स पे क्लिक कर रहे हैं, तो हमें हर फंक्शन के डॉग स्ट्रिंग खुद ही क्रिएट करके दे रहे हैं कि इस फंक्शन में क्या काम हो रहा है, ताकि आने वाला या कल को आप भी अपने कोड को बाद में देखें तो आपको पता हो कि इस फंक्शन में काम क्या होता है।
अब आप बोलते हैं कि भाई अब सारा काम तो जनरेटिव एआई हमारे लिए कर ही रहा है और अब इतना लेजी कर ही दिया है, तो एक काम करो कि मैं सिर्फ कोड लिख के दे देता हूँ और उसके बाद उसमें जो भी इश्यूज हो और जो भी मसला हो उसको सॉल्व कर दो, और सॉल्व करने के बाद जब सारे इश्यूज सॉल्व हो जाए तो उसको गिटहब पे कुछ भी कर दो, तो वो काम भी हो गया। तो यहाँ पे उसने आपके कोड को पहले चेक किया। अब यहाँ पे उसने बोला कि मेन फंक्शन में एक फंक्शन कॉल हो रहा है सबट्रैक्ट नंबर के नाम से, जो आपने अपने कोड में नहीं लिखा हुआ, तो उसने वो खुद ही जनरेट किया और जनरेट करने के बाद आपके कोड को कुछ भी कर दिया। अच्छा, अब एक सवाल आता है कि ठीक है बहुत सारे फीचर्स देखे हमने जनरेटिव एआई के और हर फीचर के लिए कोई ना कोई अलग टूल है, तो क्या अब हमें हर फीचर को यूज करने के लिए अलग टूल पे जाना पड़ेगा, या ऐसा नहीं हो सकता कि हमें एक ही आईडीई में ये सारे फीचर्स मिल जाएं? तो अगर हम आईडीईज की बात करें थोड़ी, तो हमने कुछ आईडीईज देखी इससे पहले, ईमैक्स, विजुअल स्टूडियो, एक्सकोड, पाइचार्म, वीएस कोड, बट नाउ इंट्रोड्यूसिंग गिटहब कोपायलट फॉर यू। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आपने देखा कि इसने उसमें यूनिट टेस्ट भी जनरेट करके दे दिए, डॉग स्ट्रिंग भी डिफाइन कर दिया, कोड को रीड भी कर लिया और कुछ भी कर दिया। अच्छा, अब हम चलते हैं इसको समराइज करने की तरफ, और मैं उसके बाद एक रिसर्च सामने रखूंगा आपके। तो मैं ये बताता हूँ कि जनरेटिव एआई आपको हेल्प कहाँ करेगा। जनरेटिव एआई आपको हर उस जगह हेल्प करेगा जहाँ पे आप मैनुअल और रिपीटेटिव टास्क करते हैं, या कोई ऐसा मेंटेन कोड लिखते हैं जिसमें सिर्फ एक फीचर या थोड़ी सी मॉडरेशन की जरूरत है, बाकी और आपको पता है वो काम जनरेटिव एआई आपके लिए कर सकते हैं, तो वो सारे काम आप जनरेटिव एआई को डेडिकेट कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड चीज़ है कि अक्सर ये होता है कि आपको समझ में नहीं आता चीज़ों को स्टार्ट कैसे करना है, कहाँ से स्टार्ट लेना है, तो वो प्रॉब्लम भी जनरेटिव एआई ने आपके लिए सॉल्व कर दिया कि उसने आपको बॉयलरप्लेट कोड लिख के दे दिया, तो अब आपको बॉयलरप्लेट कोड लिखने की भी जरूरत नहीं है, वो भी जनरेटिव एआई आपके लिए सॉल्व कर रहा है। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है एक्सेलरेटिंग अपडेट्स टू एग्जिस्टिंग कोड। अब अक्सर ये होता है कि आपको किसी के कोड का हैंड ओवर लेना होता है, या आपको अपने ही कोड में काफ़ी अर्से बाद जब अपडेट करना हो कुछ या एडिट करना हो, तो आपको अपना ही कोड समझ में नहीं आ रहा होता। तो जनरेटिव एआई जो है वो हमारे लिए हमारे ही कोड को समझता है, और फिर हम उससे पूछ लेते हैं पहले कि यार मैंने इस फंक्शन में जाके अपडेट करना है, तो इस फंक्शन का इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है जाके, तो हमें बता देता है कि यार अगर इस फंक्शन में चेंज करना है तो ये इन जगहों पे कॉल हो रहा है, वहाँ पे भी जाके पैरामीटर में ऐड कर देना। तो उन सब चीज़ों से भी हम जनरेटिव एआई हमारी हेल्प कर रहा है। फिर उसके बाद एक और चीज़ आती है इंक्रीजिंग डेवलपर्स एबिलिटी टू टैकल न्यू चैलेंजेस, के जनरेटिव एआई को यूज करने से न्यू चैलेंजेस को फेस करने की एबिलिटी आ जाती है आपके पास, और आप जो जूनियर डेवलपर है जो वो आज काम कर रहे हैं वो शायद कुछ अर्से बाद इंटरमीडिएट वाले डेवलपर का काम कर रहा होगा, इंटरमीडिएट डेवलपर्स सीनियर डेवलपर्स का काम कर रहे होंगे, सीनियर डेवलपर शायद आगे आर्किटेक्चर और इन चीज़ों में अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। तो अपने टाइम को सही से यूटिलाइज करें, और जो पुराने काम और मेंटेन काम है जो आप दैट यू हेट टू डू, जस्ट डेलीगेट दैट टास्क टू देम। ये एक रिसर्च है आपके सामने जिसमें जनरेटिव एआई का एक्सेस दिया गया कुछ ग्रुप्स में। एक ग्रुप था जो कि कोड की डॉक्यूमेंटेशन लिखता था, एक कोड जनरेट करता था, एक कोड रिफैक्टरिंग वाला था, और एक हाई कॉम्प्लेक्सिटी टास्क वाले थे। तो जिन लोगों को जनरेटिव एआई का एक्सेस दिया गया उन्होंने 45 to 50% कोड की डॉक्यूमेंटेशन जल्दी लिख ली एज कम्पेयर टू उन लोगों के जिन्होंने जनरेटिव एआई को यूज नहीं किया। इसी तरह से कोड जनरेशन की एग्जाम्पल आपके सामने के 35 to 45% लोगों ने कोड को जल्दी जनरेट कर लिया, कम टाइम पे जनरेट कर लिया, उन लोगों पे जिन्होंने जनरेटिव एआई को यूज नहीं किया था। और आपको यहाँ पे कोड रिफैक्टरिंग में मार्जिन थोड़ा कम दिख रहा है, बिकॉज दिस इज अ वेरी डोमेन स्पेसिफिक थिंग। एलएलएम में ये वल्नरेबिलिटी मौजूद है कि वो कोड को गलत तरीके से भी स्ट्रक्चर कर सकते हैं।
और कोड को रिफैक्टर करने के बजाय कोड को मजीद बिगाड़ भी सकते हैं। तो हाउएवर वक्त के साथ साथ जब ये LLMs मजीद बेहतर ट्रेन होंगे तो ये रेशो भी हमें बढ़ता हुआ दिख सकता है। उसके बाद एक और चीज़ है हाई कॉम्प्लेक्सिटी टास्क। सो दिस इज वेयर ह्यूमन ट्रेड्स फॉल इनटू, बिकॉज रिमेंबर LLMs जो हैं वो उनको रियल वर्ल्ड की कोई नॉलेज नहीं होती, दे आर जस्ट द बेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ द नेक्स्ट टोकन। सो दैट इज वाई आपको ये मार्जिन जो है काफ़ी ज़्यादा श्रिंक दिख रहा है। अच्छा, हमने इतनी ज़्यादा चीज़ें देखी और आपने बोला कि सारा काम तो जनरेटिव AI कर रहा है हमारे लिए, अब हम क्या कर रहे हैं, क्या करें? तो वो एक बहुत अच्छी सेविंग है कि आपने घबराना नहीं है। तो आपको यहाँ पे बुलाने का मकसद आपको डराना नहीं था, बल्कि हमें फ्यूचर के साथ जो है वो फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होने की ज़रूरत है, और हमें जो है वो इन टूल्स और इन आइडियाज़ के साथ अवेयर होने की ज़रूरत है। और हमें शायद ऑर्गेनाइजेशनल लेवल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जहाँ पे हमें बताया जाए कि ChatGPT के साथ मिलकर काम किस तरह करना है, और ChatGPT को यूज़ करना कोई करप्शन नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। एक हमारे यहाँ वो बनाया हुआ है कि आप ChatGPT को यूज़ करते तो आपने अपना दिमाग कहाँ यूज़ किया। तो ये वही बात है कि एक बंदा जो है वो 1000 कॉन्टेक्ट अपने पास याद करके बैठा हुआ है और एक बंदे ने 10,000 सेव किए हैं, तो आप किस पर स्मार्ट कहेंगे? जिसने 10,000 सेव किए हैं। तो वक्त के हिसाब से इंटेलिजेंस बदलती रहती है, और इंटेलिजेंस इस वक्त के लिहाज से बदल रही है, और टुडेज इंटेलिजेंस इज टू यूज जनरेटिव AI। प्लान फॉर स्किल शिफ्ट, जाहिर है जब जनरेटिव AI आएगी तो कुछ काम ऐसे होंगे जो वक्त के साथ साथ खत्म हो जाएंगे। जैसे हो सकता है जूनियर डेवलपर जो काम करते हैं हमारे लिए, जो कि डॉग स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, कमेंट्स लिखते हैं, हो सकता है कुछ अर्से बाद वो करवाने की जरूरत ही ना पड़े उनसे। तो फिर हमें उन जूनियर डेवलपर्स को न्यू स्किल पर ट्रेन करने की जरूरत है, ताकि हम उनसे न्यू चैलेंजेस पे काम करवा सकें। इसी तरह एक और चीज़ है कि रिस्क कंट्रोल। अच्छा, हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप ChatGPT यूज़ कर रहे हो या आपका कोई सीनियर डेवलपर यूज़ कर रहा हो, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, जिनमें डेटा थेफ्ट, डेटा प्राइवेसी और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जो है, बिहेवियर चेंजेस और एथिकल इशूज, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऐसा ना हो कि आपने अपना जो प्रोडक्शन का कोड है वो उठाया, ChatGPT पे डाला कि भाई मैं तो इससे सिर्फ डॉग स्ट्रिंग लिखवाना चाह रहा था, तो वो कोड अगर पब्लिक हो गया तो फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए मेक श्योर कि आप AI को जो है वो एथिकली यूज़ करें। और अगर आप इसके बारे में मजीद इंटरेस्टेड हैं और आप जानना चाहते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर में फ्यूचर में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे होगी और जनरेटिव AI को कैसे लेवरेज कर सकते हैं, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक कोर्स रखा हुआ है जो आपको सिखाएगा कि जनरेटिव AI के साथ किस तरह कोएग्जिस्ट करना है। अच्छा जी, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि क्या AI हमें रिप्लेस कर देगी? तो भाई AI सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को कभी रिप्लेस नहीं कर सकती, बस हमें यूज टू होना इन टेक्नोलॉजीज के साथ और इन फीचर्स के साथ। तो AI आपको कभी रिप्लेस नहीं कर सकती। हाउएवर अगर आप इन टेक्नोलॉजीज के साथ यूज टू नहीं होंगे और वो डेवलपर्स जो इन टेक्नोलॉजीज को जानते हैं तो वो शायद आपको रिप्लेस कर दे, अदरवाइज AI डायरेक्टली आपको रिप्लेस नहीं करेगी। एंड द लास्ट थिंग इज कि मैंने जैसे बताया कि जनरेटिव AI में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और मैंने आपके सामने सिर्फ छोटी सी कुछ एग्जांपल्स रखी हैं जिसमें हमने देखा कि किस तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को जनरेटिव AI चेंज कर रही है और किस तरह हम इनको यूज़ कर देगा अपनी प्रोडक्टिविटी को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिखाई, आपको कुछ रिसर्च दिखाई, उसके लिए मैं इन 2 ब्लॉग्स को क्रेडिट देना चाहूँगा जहाँ से मैंने हेल्प की। एंड थैंक यू वेरी मच। अगर आपको सेशन मज़े का लगा तो बहुत अच्छी